Hello guys, welcome back on this channel, and today I'm going to tell you about all the important documents which you will need while applying for visa. तो कोविड के चलते इट्स ऑलरेडी डिलेइंग होल प्रोसेस। तो आप ट्राई कीजिए कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो उससे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम एक्यूरेट हों, ताकि कोई भी प्रोबेबिलिटी ना बचे कि किसी भी कारण से आपका वीज़ा डिले या फिर रिजेक्ट हो सके। तो ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट मुझको हुई थी। अब मैंने अपना वीज़ा का जो मोस्टली प्रोसेस था वो खुद से किया था, और मेरा वीज़ा लाइक 2 महीने के अंदर वो आ गया था, कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, बट एज़ पर माई ओपिनियन दिस डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो है, फर्स्ट इज़ ऑफर लेटर। कि जब हम बाहर आते हैं तो कोई कॉलेज हमें एक्सेप्ट करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, उनका एक ऑफ़र लेटर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। अब वो ऑफ़र लेटर 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट इज़ अनकंडीशनल एंड सेकंड वन इज़ कंडीशनल। यानी कि जो कंडीशनल है कि आपका जो एडमिशन है वो कंडीशनल है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके सपोर्ट में आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज कर लीजिए पहले ही। उसके बाद आता है आइल्स एग्ज़ाम, कि आपका जो स्कोर कार्ड है जो आइल्स का वो आपके पास होना चाहिए, जो भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ मेडिकल। तो कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, जो IRCTC के थ्रू अप्रूव्ड हैं, हमें उन्हीं हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल करवाना है। वो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद जो हॉस्पिटल होता है वो डायरेक्ट IRCTC यानी कि जो वीज़ा ऑफिस होता है वहाँ पर आपकी रिपोर्ट सेंड कर देते हैं। उसके बाद आपकी जो GIC यानी कि जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो उसके लिए आप किसी भी बैंक में, यानी कि जो 2-3 बैंक हैं कनाडा के, उनमें जैसे मैंने अपना स्कोशिया बैंक में करवाया था, तो एक अमाउंट होता है $10,000, वो आपको वहाँ पर डिपॉजिट करवाना होता है। वो आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है बेसिकली। तो जब आप वो करवाते हैं GIC, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इस डेट को इतना इतना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट कराया है, वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका स्पॉन्सर एफिडेविट, और अगर आपको किसी भी तरह की स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट इन केस अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन आपकी एजुकेशन को फंड करेगा, फिनेंशियली कैसे आप स्टेबल होंगे। तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपके जो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फादर मदर कोई भी, तो उनसे एक एफिडेविट लिखवा के आपको अपलोड करना पड़ेगा कि इन केस आपको रिक्वायरमेंट होती है तो ये लोग आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। उसके बाद जो वीज़ा फी रिसीट होती है वो, उसके बाद आपकी जो डिग्री मार्कशीट, यानी कि जो आपकी प्रीवियस क्लास है, वो आप 12th क्लास भी हो सकते हैं, आपका कॉलेज और यानी कि जो ग्रेजुएशन होती है वो भी हो सकती है। तो उसकी जो इंडिविजुअल मार्कशीट होती है वो, उनकी डिग्री, और जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट, तो इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो क्या होती है बेसिकली, कि जो आपकी मार्कशीट होती हैं वो इंडिविजुअल होती हैं, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें आपकी पूरी डिग्री की जो मार्क्स होते हैं वो एक साथ होते हैं, तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। वो आप आपकी जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है वहाँ से जाकर ले सकते हैं। उसके बाद आपकी 10th 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, अगर आपने किसी भी कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो उसके सर्टिफिकेट्स भी आप लगा देंगे तो वो ईजी रहता है, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है उसका। उसके बाद जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो आपकी जो जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो उनको जो आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ी होती है वो पे करके आनी होती है, तो जो आपकी 1 साल की फ़ी रिसीट होती है वो भी आपको अपलोड करनी पड़ती है। बट मेरे केस में जैसे मुझको स्कॉलरशिप मिल रही थी तो मुझे कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ी, तो इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट जो नॉर्मल केस होते हैं, जो बच्चे फ़ीस दे के आते हैं, उनको 1 साल की फ़ी रिसीट भी वहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ SOP, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। देखिए, अब जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं कि फैक्चुअल बेस हैं, उनकी जो नॉलेज, जो फैक्ट्स हैं, वो जो डेटा है वो आप चेंज नहीं कर सकते। बट जो SOP यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं। अब जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है यानी कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो पर्सनली हमें नहीं जानता कि हम कैसे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो जो SOP होता है वो काइंड ऑफ इंटरव्यू है कि उसमें हम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। तो कभी भी एक गलती न मत करना कि आप अपना SOP अपने एजेंट से लिखवाएं, क्योंकि वो सब बच्चों का सेम SOP लिखेंगे तो उसमें वो वाली बात नहीं आ पाती, और आपसे ज़्यादा आपको कोई और नहीं जान सकता। तो बेटर है कि आप अपना SOP खुद से लिखें। अब जैसे मैंने मेरा SOP खुद से लिखा, मेरे गैप ईयर भी थे, उसके बाद भी मेरा वीज़ा फर्स्ट टाइम में अप्रूव हो गया, ना मेरे को कोई फ़ीस वगैरह देनी थी,
उसके बाद भी राइट नाउ आई एम कनाडा। तो मैं बोल सकती हूँ कि आप जो रियल में आप हैं, आप एसओपी में वही लिखिए। और अगर आप चाहते हो कि एसओपी में मैं एक वीडियो बनाऊँ तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। या तो ये सारी चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट आपको होगी, और या दैट्स इट। तो आप अपना इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी रखिए जब आपको वीज़ा अप्लाई करना हो, एंड फॉर श्योर आपका वीज़ा जल्दी अप्रूव हो जाएगा। या थैंक यू।